एक वक्त था जब रफाल जेट को भारत के आसमान का राजा कहा जाता। एक ऐसा फाइटर जेट जो सिर्फ हवा में ही नहीं, सियासत के मैदान में भी छाया रहता। इंडियन एयरफोर्स की शान, इस सरकार का फेवरेट और फ्रांस के साथ हुई डिफेंस डील का हीरो। दसों कंपनी का ये फाइटर जेट जब से भारत पहुंचा है, ये विवादों से घिरा रहा। The Congress is likely to move a privilege motion against Prime Minister Narendra Modi or Defence Minister Nirmala Sitharaman, accusing them of misleading the Lok Sabha by not revealing the price of the fighter jets brought from France. In big news coming in, the Congress party is demanding a joint parliamentary committee investigation into the Rafale deal after a judicial probe has been ordered in France. और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो इसकी पूरी दुनिया में हेडलाइंस छपी। चाइना ने कहा कि हमारी PL-15 मिसाइल के बूते पाकिस्तान ने 3 ऐसे जेट से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, तो वहीं इंडिया ने इसे कोरी गप करार दिया। फिर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान कभी पुरानी फोटोज तो कभी गेम्स की वीडियोस दिखा कर इसके सबूत देने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी ये सारी कोशिशें मीम्स बनती नजर आई। There's a flood of fake news online. Pakistani accounts are pushing old and doctored videos. Their agenda is to demoralize the Indian military, to spread panic in India. This is fake. Let's show you one more fake post. लेकिन फिर जब हाल ही में दसों एविएशन के CEO ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, एक राफेल गिरा है, लेकिन वो पाकिस्तान की मिसाइल से नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हुआ है। इसके बाद ये एपिसोड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। मन में सवाल उठा कि जब टेक्निकल प्रॉब्लम से ही गिरा था तो इसे पहले एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम थी, और अगर ऐसा हुआ है तो ये तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए और भी ज्यादा अलार्मिंग है। थोड़ा डीप डाइव किया तो पता चला कि राफेल को लेकर ग्लोबली बहुत कुछ चल रहा है, और अब जब इंडिया अपनी नेवी के लिए 26 और राफेल प्लेन खरीद रहा है, ऐसे में ये जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या राफेल इंडिया की एयर डिफेंस की जरूरतों को पूरा कर भी सकता है, या फिर हमें कोई और फाइटर जेट खरीदने चाहिए। जानेंगे समझेंगे ये सब, तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक फाइटर जेट की नहीं, ये कहानी है भारत के डिफेंस, डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी के टकराव की। मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का फैक्टिफाइड हिंदी पर एक बार फिर, जहां हम लेकर आते हैं हेडलाइंस के पीछे की असली कहानियां। तो अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, ये बिल्कुल फ्री है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। वाई राफेल इज इन हेडलाइंस। खैर, हुआ क्या कि भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में अपनी नेवी के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स की 63,887 करोड़ रुपए में डील साइन की, जिसमें 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट्स के अलावा 4 ट्विन सीट ट्रेनर्स, वेपन्स, सिमुलेटर्स और 5 साल की लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस सपोर्ट भी शामिल थी। बता दें कि ये राफेल पहले जो राफेल विमान आए हैं उनसे थोड़े अलग हैं और खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये जेट्स हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और विक्रमादित्य के लिए खरीदे गए हैं, और ये इनके डेक से ही टेक ऑफ और लैंड करेंगे। लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि भारत सरकार इस डील को रद्द करने के बारे में भी सोच रही थी। अब ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इस डील के कैंसिल होने की ये खबरें 2 बड़े कारणों के चलते फैली। पहला ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल की परफॉर्मेंस उतनी शानदार नहीं थी। कई अलग अलग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी इसकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठे, और इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान राफेल बनाने वाली कंपनी दसों एविएशन के शेयर्स भी गिर गए थे। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली के एमिनेंट प्रोफेसर और नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट भारत कर्नाड अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि इंडियन एयरफोर्स का टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को लेकर असेसमेंट कितना कमजोर है, और राफेल भी उनकी इसमें ज्यादा मदद नहीं कर पाया। अब हम अपनी तरफ से इस पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिन्हें पढ़कर साफ समझा जा सकता है कि राफेल इंडिया की एयर डिफेंस का सॉल्यूशन कभी था ही नहीं, और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका 5th जनरेशन ना होना, जिसके चलते इसमें स्टेल्थ, एडवांस्ड एवियोनिक्स और सुपर क्रूज जैसी खूबियां नहीं। और यही कारण है कि ये फाइटर जेट्स चाइना के J-20, रशिया के सुखोई 57 और अमेरिका के F-35 का मुकाबला नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरबॉर्न एरियाई रडार सिस्टम ने हमारे राफेल विमानों को दूर से ही डिटेक्ट कर लिया था। ये स्वीडिश एवाक सिस्टम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर तो नहीं, लेकिन नंबर में ज्यादा और स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय होने के चलते इन्होंने पाकिस्तान को टैक्टिकल एज देने का काम किया। अब वहीं हमारे पास अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट होता तो इनका रडार उसे पकड़ ही नहीं पाता। हालांकि इसके बावजूद
इंडियन एयरफोर्स की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज कम नहीं है। 10 मई को हमने एक पाकिस्तानी साब 2000 एरियाई एवाक एयरक्राफ्ट को गिरा दिया था, जो पाकिस्तान की सरहद के भी 315 किलोमीटर अंदर उड़ रहा था। दूसरा और इससे भी ज्यादा गंभीर मुद्दा था राफेल का सोर्स कोड। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ से इस जहाज का सोर्स कोड मांगा, ताकि हम अपनी मिसाइल्स और हथियारों को इस जेट पर इंटीग्रेट कर सके। एयरफोर्स चाहती थी कि फ्रेंच राफेल पर भारत की अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइल्स को लोड किया जा सके, जिसकी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के लिए राफेल के सोर्स कोड में कुछ बदलाव किए जाने थे। लेकिन दसॉ ने ये कोड देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विमानों को फ्रांस भेजकर और एक मोटी फीस अदा करके इंडिया ये जरूरी अपडेट्स करवा सकता है, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील का हिस्सा नहीं था, तो वो भारत को सोर्स कोड नहीं देगा। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि क्या जंग के बीचों बीच हम अपने फाइटर जेट्स को अपडेट के लिए फ्रांस भेज सकते थे। इससे भी इंडियन साइड में दसॉ को लेकर कुछ खटास बढ़ी, लेकिन जल्दी ही सब कुछ सॉर्ट कर लिया गया और अब इस नई रफाल डील को भी हरी झंडी मिल चुकी है। अब सेम प्लेन खरीदने से उन प्लेन्स की मेंटेनेंस आसान तो हो जाती है, लेकिन जिस दाम पर पहले 36 राफेल प्लेन्स को खरीदा गया था, वो डील भी काफी विवादों में रही थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में इस डील की डिटेल्स तो दे दी थी, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी काफी दिन तक चली। राफेल एज अ प्लेन, एक फाइटर जेट के तौर पर राफेल कोई बुरा विमान नहीं। ये एक 4.5 जनरेशन का वर्सेटाइल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो एयर टू एयर कॉम्बैट हो या फिर ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस हो या फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक, सब कर सकता है। इसमें 2 निकमा M88-2 टर्बोफैन इंजन है, जिसके बूते ये माक 1.8 यानी कि 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज्यादा से उड़ सकता है। राफेल में खास तौर पर इसके ही लिए तैयार किया गया थेल्स कंपनी का RBE-2 AESA रडार है, जो बहुत दूर से ही 40 अलग अलग टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित 8 टारगेट्स पर एक ही टाइम पर अटैक कर सकता है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इसमें जैमिंग, डिसेप्शन और मिसाइल वार्निंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं। ये बॉम्ब मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर पेलोड तक कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये डॉग फाइट करने और लो एल्टीट्यूड अटैक्स के लिए एक उम्दा फाइटर जेट है। फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी के अलावा राफेल फाइटर्स इंडिया, क्रोएशिया, ग्रीस, कतर और यूएई की डिफेंस फोर्सेस में सर्विसेज दे रहे हैं और इंडोनेशिया और सर्बिया ने भी दसॉ को इन जेट्स के ऑर्डर्स दे रखे हैं। रियल टाइम वॉर में भी इस प्लेन को इस्तेमाल करके देखा गया है और फ्रांस इसे लीबिया, माली, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक से रिकॉनेसेंस और ग्राउंड अटैक मिशंस में इस्तेमाल कर चुका है। प्रॉब्लम्स विद राफेल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूंकि फ्रांस ने इस प्लेटफॉर्म को खुद डेवलप किया है, तो वो तो इसे टाइम पर सभी एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ इक्विप करके इस्तेमाल कर सकता है, जबकि जैसे उसने हमें ये प्लेन बेचा है, तो छोटी से छोटी नई इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपडेट की भी वो एक मोटी फीस चार्ज करता है, जो हमारी एयरफोर्स के लिए हमेशा इकोनॉमिकल नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स चली कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम राफेल में सिक्योरिटी के लिए जो एक्स-गार्ड टोर डिकॉय सिस्टम है, उसने पाकिस्तानी मिसाइल्स को चकमा देने का काम किया, जबकि फैक्ट ये है कि इंडियन राफेल्स में ये एक्स-गार्ड डिकॉय सिस्टम है ही नहीं। अब ये डिकॉय सिस्टम करता क्या है कि अगर कोई एनिमी फाइटर जेट के पीछे लगा हो और मिसाइल से अटैक कर दे, तो ये जेट एक छोटा सा डिकॉय रिलीज करता है, जो एक पतली लंबी रस्सी से जहाज के पीछे लटक कर दुश्मन की रडार गाइडेड मिसाइल्स को कंफ्यूज कर देता है और वो असली जेट को हिट नहीं कर पाती। इसे इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स बनाती है और चूंकि ये ओरिजिनल राफेल डील का हिस्सा नहीं था, इसीलिए इंडियन राफेल्स में फ्रेंच टोड डिकॉय सिस्टम्स हैं, एक्स-गार्ड नहीं। 2019-20 में रिपोर्ट्स आई थी कि इंडिया अपने राफेल्स पर एल्बिट का ये एक्स-गार्ड सिस्टम इंटीग्रेट करने का प्लान बना रहा है, लेकिन आधा 2025 बीत चुका है और अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इसके भी कारण है, हम सीधा इजराइल के पास जाकर ये सिस्टम खरीदकर अपने जेट पर नहीं लगा सकते। उसके लिए पहले हमें दसॉ और एल्बिट सिस्टम्स, इन दोनों से सर्टिफिकेशन और इंटीग्रेशन करवानी होगी। और दोस्तों ये सबूत है कि फॉरेन प्लेटफॉर्म्स वाले फाइटर जेट्स में सिंपल से सिंपल एडिशंस भी कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। एक तो राफेल वैसे ही बहुत महंगा है, दूसरा सिर्फ मीटियोर, स्कैल्प या फिर एक्सोसेट क्लास की मिसाइल्स ही कैरी कर सकता है, जबकि हमें जरूरत है ऐसे फाइटर जेट की जो हमारी इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल्स को भी कैरी कर पाए। और इसीलिए फॉर्मर एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने अपने खुद के फाइटर जेट प्लेटफॉर्म डेवलप करने पर जोर देकर कहा था कि हम दूसरी कंट्रीज की वेपनरी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उस वेपन का तोड़ उसके पास हमेशा रहेगा और प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स में कौन सा दोस्त कब दुश्मन बन जाए और कौन सा दुश्मन दोस्त, ये कहा नहीं जा सकता। इसी कड़ी में होश में आते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी हाल ही में अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट को इंडिजिनियसली डेवलप करने के एक प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई है।
ये विमान पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा और इसका नाम रखा गया है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन तेजस प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि ऐसे प्रोजेक्ट कितने मुश्किल होते हैं और जैसे हमारा सिस्टम है उनके सामने कितने अलग अलग तरह के चैलेंजेस आएंगे। हाउ राफेल फेल। दोस्तों, आपको भी याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब CNN, BBC और द टेलीग्राफ जैसे अखबार छाप रहे थे कि पाकिस्तान ने हमारे राफेल गिराए हैं, तब हमारी सरकार चुप बैठी थी और मीडिया हमेशा की तरह अपनी डाइवर्जन टैक्टिक्स में लगा हुआ था। फिर धीरे धीरे कभी S जयशंकर ने तो कभी इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार के हवाले से ऐसे बयान आए जो राफेल जेट्स के हुए नुकसान को कंफर्म करते नजर आए। लेकिन अभी भी हमारे कितने प्लेन्स गिरे और कैसे गिरे ये कुछ क्लियर नहीं हुआ। फिर आखिरकार राफेल के CEO ने खुद सामने आकर बताया कि एक इंडियन राफेल गिरा जरूर है, लेकिन उसमें पाकिस्तान या फिर चीन के डिफेंस सिस्टम्स का कोई हाथ नहीं था। वो तो जी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चला गया था और हाई एल्टीट्यूड पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते गिर गया। लेकिन दोस्तों, अगर ये विमान टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते गिरा है तो ये तो हमारे लिए और भी ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि अगर 1600-1700 करोड़ रुपए का ये फाइटर जेट हाई एल्टीट्यूड पर इस तरह से फेल हो जाएगा तो क्या ये विमान हमारे लिए सही है भी या नहीं? इस सवाल पर हमारी सरकार को विचार करने की जरूरत है। लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे कि राफेल के गिरने को लेकर हमारे CDS ने किसी टेक्निकल फेलियर की बात नहीं की थी। सिंगापुर में रॉयटर्स को दिए अपने इंटरव्यू में CDS अनिल चौहान ने कहा था कि जब हमारे विमान गिरे तो सेना ने अपनी गलतियों को समझा और उन्हें सुधारा, और फिर उनको सुधारने के बाद फिर जब हमने उन विमानों का इस्तेमाल किया तो नतीजा बहुत अच्छा निकला। मतलब कि वो राफेल में कोई फॉल्ट था ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि अपनी गलती मान रहे हैं। वहीं कैप्टन शिव कुमार ने भी कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ प्लेन्स तो जरूर खोए हैं, लेकिन उसका कारण कोई टेक्निकल फेलियर नहीं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा दिए गए ऑर्डर्स थे, जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स पर अटैक न करने की हिदायत दी गई थी। अब दोस्तों, डिफेंस के इन डेकोरेटेड ऑफिसर्स का झूठ बोलने का कोई तुक नहीं बनता, जबकि सरकारें और वॉर्स पर फलने फूलने वाली ये डिफेंस कंपनीज, इनका तो पूरा का पूरा धंधा ही झूठ और विवाद पर चलता है। ये दोनों बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं जो हमारे डिफेंस ऑफिसर्स के क्लेम से मैच नहीं होती। अब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नुकसान तो होता ही है। ऐसे में सरकार राफेल के गिरने की इंफॉर्मेशन छिपाकर किसका फायदा कर रही थी, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने पर समझा जा सकता है। अब दोस्तों, राफेल कोई सस्ता प्लेन नहीं है, $250 मिलियन कीमत है इसकी, और अगर ये एक साधारण सी झड़प में जो एक फुल स्केल वॉर भी नहीं थी उसमें इस तरीके से गिर जाता है तो ये उसकी रेपुटेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। राफेल के गिरने की जैसे ही खबर आई थी, दसों कंपनी के शेयर्स गिरने लगे थे। इंडोनेशिया के साथ हुई उनकी डील पर सवाल उठने लगे थे और कंपनी की साख पर बनाई थी। ऐसे में दसों ने इन प्लेन्स की मेंटेनेंस और पायलट्स की ट्रेनिंग पर ही सवाल उठा दिए और अपना एक ऑडिटर इंडिया भेजने की रिक्वेस्ट की, जिसे भारत सरकार ने ठुकरा दिया। अब दोस्तों, इन राफेल विमानों की मेंटेनेंस का काम करती है अनिल अंबानी की कंपनी, जिन्हें जब डील में ऑफसेट पार्टनर बनाया गया था तो उन्हें भी डिफेंस और फाइटर जेट्स की उतनी ही समझ थी जितनी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को इकोनॉमिक्स की है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। अब अगर कंपनी को प्लेन्स की मेंटेनेंस में कुछ कमी नजर आती तो इसकी गाज सीधे अनिल अंबानी की कंपनी पर गिरती और कहीं न कहीं 2017 में पर्सनली फ्रांस जाकर मोदी जी द्वारा की गई ये $7.5 बिलियन की राफेल डील एक बार फिर सवालों के घेरे में आ जाती। दसों भी कुछ ज्यादा बोलता तो इंडियन नेवी के लिए उसके 26M वर्जन की नई डील खतरे में पड़ जाती। ऐसे में वो भी इस सिचुएशन से किसी तरह निकलना चाहता था और इसीलिए उसका ये कहना कि ये प्लेन झड़प में नहीं बल्कि एक टेक्निकल फेलियर के चलते गिरा है और कुछ नहीं, अपना चेहरा बचाने के एक कैंपेन से ज्यादा कुछ नहीं लगता। दोस्तों, राफेल की ये कहानी कई खोए हुए मौकों को दिखाती है। सबसे पहले तो हमें अपने नैरेटिव कहने और फैलाने के तंत्र को मजबूत करना होगा। चीन ने कैसे फर्जी फोटोज और फेक न्यूज आर्टिकल्स दिखा कर राफेल गिरने की खबर को अपनी डिफेंस कंपनीज के फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ये हम सब ने देखा, जबकि हमें इसका तभी जवाब देना चाहिए था। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितनी इंपॉर्टेंट है, इसे डील करते वक्त ही समझना जरूरी है। और तीसरा, रिलायंस और अडानी जैसे प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स के लिए HAL को साइडलाइन कर देना, जो दर्शाता है कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन कितना कंफ्यूजिंग है। हमें जरूरत है अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स डेवलप करने की, जो फिलहाल सिर्फ अमेरिका, चीन या फिर रूस के पास है। HAL का AMCA प्रोजेक्ट एक मेड इन इंडिया स्टेल्थ जेट बनाने की दिशा में जा तो सकता है, लेकिन उसे नेक्स्ट लेवल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों में।
इसमें कई साल लग सकते हैं और तब तक हमें अमेरिका से F-35 या फिर रशिया के सुखोई 57 जैसा कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना ही होगा। लेकिन जहां अमेरिका F-35 के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं, वहीं रशिया के साथ डील होती है तो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल हो सकता है। और अगर S-400 की सक्सेस के बाद इंडिया S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो सुखोई 57 के होने से हमारे एयर डिफेंस का आपस में कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेहतर होगा। खैर आखिर में हमारा यही कहना है कि इस पूरी स्टोरी से राफेल प्लेन अच्छा है या बुरा, हम इस पे कुछ नहीं कह रहे। हमारा कहना बस इतना है कि फ्यूचर में जब भी कोई ऐसी बड़ी डिफेंस डील्स करे तो लंबी प्लानिंग सोच समझकर और जहां तक हो सके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही करें, ताकि कल को हम अपने डिफेंस के लिए किसी के मोहताज ना रहें। खैर दोस्तों, आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि हमें अमेरिका का F-35 खरीदना चाहिए या फिर रूस का सुखोई 57। साथ ही आप राफेल के अराउंड हो रही इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या सोचते हैं ये भी लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दें, क्योंकि 2-3 हजार ही व्यूज आए इतनी बुरी वीडियोस भी नहीं बनाते हम। तो जब तक हमें YouTube रिकमेंड नहीं करता, आपकी ये छोटी सी मदद भी हमारे चैनल को जिंदा रख सकती है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।